एक 18 साल की जवान लड़की होटल से बाहर निकलती है जिसके हाथ में कुछ पुरानी किताबें थी। होटल से निकलने के बाद वह थोड़ी आगे चलती है तो वहीं पर एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र 6 साल रही होगी वह उसे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खेलता हुआ मिल जाता है। अक्सर जब वह यहाँ से आया जाया करती है तो वह बच्चा वहीं पर खेला करता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया करते हैं। लेकिन आज जैसे ही वह बच्चा इस लड़की के हाथों में पुरानी किताबें देखता है तो उसके बाद एकदम से उसके पास आता है और आकर कहने लगता है कि दीदी ये किताबें मुझे दे दो और मुझे भी पढ़ना है। अब इस बात को सुनकर उस लड़की को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि उम्र के हिसाब से उस बच्चे का एडमिशन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कहीं पर भी पढ़ा नहीं करता था। कौन था ये 6 साल का बच्चा और किस वजह से इसने पढ़ाई करने के लिए कहा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोलकाता के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 2 उनके बच्चे हैं। बड़ी लड़की है जिसका नाम गीता है और छोटा लड़का है जो उससे काफी छोटा है। पिता रिक्शा चलाया करते हैं और माँ दूसरों के घरों में काम किया करती है। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और धीरे धीरे उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट होती है और उसके बाद उसका एडमिशन कॉलेज में होता है तो उसी दौरान उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो गीता के पिता रिक्शा चलाया करते थे एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है और अब परिवार को दुख होने घेर लिया था। माँ इस बात का बड़ा ही गहरा शोक मनाती है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे क्योंकि जो होना था वो हो गया था और इनके बस की कोई भी बात नहीं थी। इसके बाद जो गीता होती है वह अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी करती है। माँ दूसरों के घरों में काम करके उसकी फीस वगैरह भरती रहती है, लेकिन तभी जो माँ होती है वह भी बीमार हो जाती है और बीमारी के चलते वह घर के अंदर ही पड़ी रहा करती। अब जैसे ही माँ बीमार हो जाती है तो उसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेवारियों को गीता अपने कंधों पर उठाती है और अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर इधर उधर अपने लिए काम ढूंढने लगती है। ढूंढने से एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम शांताराम होता है उनके ढाबे पर उन्हें काम मिल जाता है और वहां पर उन्हें लिखा पढ़ी का काम करना था। इसके बाद जो गीता होती है वहां से उस ढाबे पर जाया करती और लिखा पढ़ी का काम किया करती। ढाबा मालिक जो शांताराम होता है उसका एक बेटा होता है जो बेटा ग्रेजुएशन कर रहा था और फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट हो गया था। अब जो गीता होती है उससे वो उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछता है और कंडीशन के बारे में पूछता है तो यहाँ पर गीता अपनी पूरी कंडीशन के बारे में शांताराम जी को बता देती है। और जब उसे पता चलता है कि बेटी होकर ये घर की पूरी जिम्मेवारियां उठा रही है और साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई को भी देख रही है तो उसके बाद जो शांताराम होते हैं वो कहते हैं कि बेटी अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और बढ़ाकर तनख्वाह दे दूंगा और साथ में मेरा बेटा भी ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसकी पुरानी किताबों को मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। इस बात को सुनकर गीता बड़ी खुश होती है और उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। गीता रोज सुबह सुबह उठकर अपने कॉलेज जाया करती और कॉलेज से आने के बाद सीधा उस ढाबे पर पहुंच जाया करती और वहां पर सारा के सारा हिसाब किताब वही देखा करती। यानी कि एक तरह से उस ढाबे को मैनेज गीता ही किया करती है। और यहाँ पर जो शांताराम होते हैं वह भी उसे अपनी बेटी की तरह माना करते और अच्छे से उसके साथ व्यवहार किया करते। एक दिन जो शांताराम होते हैं वह अपने बेटे की पुरानी किताबों को लाकर ढाबे पर ही गीता को दे देते हैं, जिन किताबों को देखकर गीता बड़ी खुश होती है क्योंकि उसके दिन न जाने कैसे कैसे कट रहे हैं और उसके बाद भी उसे किताबों का खर्चा उठाना पड़ता। लेकिन शांताराम की वजह से अब वो किताबें उसे मिल गई हैं और वह अपनी आगे की पढ़ाई को कर सकती है। गीता उन किताबों को लेती है और शांताराम का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और जैसे ही छुट्टी का समय होता है तो ढाबे को छोड़कर वहां से बाहर निकलती है। अक्सर गीता जब इस ढाबे पर आया करती और यहां से जाया करती तो एक छोटा सा मासूम लड़का जिसका नाम नीरज होता है वह उसे यहीं पर रोड किनारे खेलता हुआ मिलता है क्योंकि वहीं पर पास में एक झोपड़पट्टी थी जिस झोपड़पट्टी का ये बच्चा रहने वाला था। और जब भी गीता यहां से निकला करती तो वह उस लड़के की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया करती। अब आज जैसे ही गीता वहां से वापस लौट रही थी तो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे नीरज भी खेल रहा था और जैसे ही वो गीता के हाथों में किताबों को देखता है तो उसके बाद एकदम से उसके पास आता है और कहने लगता है दीदी ये किताबें आप मुझे दे सकती हो। अब इस बात को सुनकर गीता को हैरानी होती है और वो मुस्कुराते हुए उस बच्चे से कहने लगती है बेटा तुम्हें ये किताबें क्यों चाहिए? तो उसके बाद जो नीरज होता है वो कहने लगता है दीदी मुझे पढ़ना है और बच्चे जिस तरह से स्कूल जाया करते हैं वैसे मुझे भी स्कूल जाना है क्योंकि मेरा एडमिशन कहीं भी नहीं हुआ है। अब इस बात को सुनकर जो गीता होती है उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि बच्चे की उम्र तकरीबन 6.5 या 6 साल रही होगी और अब तक उसका एडमिशन हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था। तो गीता कहने लगती है बेटा तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है क्या? तो वो कहता है कि नहीं मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, लेकिन पिताजी ज्यादातर शराब पिया करते हैं और वो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इस बात को सुनकर गीता को बड़ी हैरानी होती है और उसके
पिता पर गुस्सा भी आता है, लेकिन गीता करे भी तो क्या करे, क्योंकि वह सब किसी को सुधार नहीं सकती। वैसे उसकी जिंदगी में ढेर सारी मुसीबतें हैं। तो इसके बाद वो कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें पढ़ने के लिए किताब मैं दे दूंगी, क्योंकि जो गीता होती है उसके पास जो फिलहाल किताबें हैं वो उसकी ग्रेजुएशन की है, लेकिन उसके छोटे भाई ने 3-4 साल पहले पढ़ाई स्टार्ट की थी और उसकी किताबें अब भी रखी हुई हैं, क्योंकि गीता किताबों को बड़े ही सहेज कर रखा करती। उसे पता है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा ताकत होती है और पढ़ाई लिखाई से सब कुछ मुमकिन है। तो इसके बाद वह कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें पढ़ना है ना तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर मेरे छोटे भाई की किताबें हैं जो शायद तुम्हारे काम आ जाएंगी और वहां पर मैं तुम्हें पढ़ा भी दिया करूंगी। इस बात को सुनकर जो बच्चा होता है नीरज, वह खुशी खुशी उसके साथ चल देता है और यहां से जो गीता होती है पैदल पैदल उसे अपने घर ले जाती है। वहां पर जाने के बाद उसके छोटे भाई की जितनी भी किताबें होती हैं वो उन सभी को निकालती है और एक पुराना थैला जो उसके छोटे भाई का पड़ा हुआ था, जो उसकी मां ने कभी हाथ से सीकर बनाया था, उस थैले में रखकर उसे दे देती हैं और उसके साथ उससे कहती है कि बेटा, जब भी तेरा पढ़ने का मन करे तो इस टाइम के बाद तुम यहां पर आ सकते हो और मैं तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ा दूंगी। इस बात को सुनकर जो नीरज होता है वह बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि ठीक है दीदी, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल से मैं जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर जो लड़का नीरज होता है वह वहां से अपने घर चला जाता है और गीता अपने घर में आराम करने लगती है। लेकिन जैसे नीरज शाम के समय घर जाता है तो वहां पर जो नीरज का पिता होता है वह पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था और जब बेटा उसे घर के अंदर नहीं मिलता है तो वह उसको बिल्कुल भी गौर नहीं देता है कि बेटा कहां चला गया। और जब नीरज वहां पर पहुंचा था तो पिता उसे शराब के नशे में धुत मिला था। इसके बाद नीरज अपने बैग को एक साइड में रखता है और वहीं पर आराम करने लगता है और ढेर सारी बातें सोच रहा है कि अब मैं भी पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करूंगा तो मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूं, क्योंकि जो बच्चे उसके साथ स्कूल से आने के बाद खेला करते थे वो बताया करते थे कि घर वाले बोलते हैं कि पढ़ाई करने से बड़े आदमी बन जाते हैं, तो इसी वजह से हम लोग पढ़ाई किया करते हैं। इसके बाद जैसे दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह जो नीरज का पिता होता है वह खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद घर के अंदर उस थैले को देखता है जो थैला आज तक उसने नहीं देखा था। इसके बाद जो नीरज का पिता होता है वह उस थैले को खोलता है और खोलने के बाद जब उसके अंदर किताबें देखता है तो बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके बेटे ने उससे कई बार कहा था कि पिताजी मुझे पढ़ा दो और पिता भी सोचता था कि बेटे को पढ़ाई लिखाई करवा दूं, लेकिन जैसे उसे अपनी पत्नी की याद आया करती तो उसके बाद उसके सारे दिमाग काम करना बंद कर देता था और उसके बाद वह शराब पीने के लिए चला जाता था। बच्चा बार बार उसे पढ़ने के लिए कहा करता था लेकिन वो उससे नहीं पढ़ा पा रहा था और जब आज घर के अंदर वो किताबें देखता है वो भी पुरानी, तो वह एकदम से पूरी तरह से भावुक हो जाता है और अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेता है। पूछता है कि बेटा ये किताबें तुम्हें कहां से मिली? तो उसके बाद बेटा गीता के बारे में बताता है। कहता है कि एक दीदी रोज उस होटल पर आया करती हैं और वही किताबों को लेकर जा रही थी। मुझे पढ़ाई करनी थी और जब मैंने उसे कहा तो वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई और वहां से मुझे किताबें दे दी और ये भी कहा है कि अगर तुम्हें पढ़ना हो तो बेशक इस टाइम के बाद मेरे पास आ जाया करना, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा दूंगी। इस बात को सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए थे और वह पूरी तरह से फ्लैशबैक में खो गया था। जब वो लोग इस शहर के अंदर आए थे अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए, दोनों पति पत्नी, लेकिन किसी कारण से पत्नी बीमार हो जाती है और बीमारी के चलते पत्नी की मौत हो जाती है। अब पत्नी की मौत का गम जो पति होता है वह सहन नहीं कर पाता और इसी वजह से जो नीरज का पिता होता है वह शराब का इतना आदी हो जाता है कि बच्चे के लिए खाना तो वो ले आया करता है, लेकिन जब बच्चा एडमिशन के योग्य हो जाता है तो उसका एडमिशन नहीं करवा पाता है। इसके बाद जो नीरज का पिता होता है आंखों में आंसू लेकर अपने बच्चे को गले से लगाता है और कहता है कि बेटा अगर तुझे पढ़ना है ना तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े। इसके बाद वह नीरज को एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा देता है और वहां पर नीरज रोज जा जाकर पढ़ाई करने लगता है। नीरज स्कूल जाते वक्त बड़ा ही खुश होता है क्योंकि आज उसकी काफी दिनों की मुराद पूरी हो रही है और वह पढ़ लेकर एक बड़ा आदमी बनने का सपना देख चुका था। जैसे दोपहर होती है और दोपहर के समय गीता कॉलेज की छुट्टी करके वहां से होटल जा रही थी तो तभी उसी दौरान वह उस जगह पर देखती है जहां पर नीरज खेला करता था, लेकिन आज नीरज उसे वहां पर खेलता हुआ नहीं दिखाई देता है क्योंकि वह स्कूल गया था और स्कूल से आने के बाद जो नीरज होता है वह पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अपने होमवर्क को कर रहा है। इसके बाद जो गीता होती है वहां से चली जाती है, लेकिन जब वह वहां से वापस लौट रही थी तो उस टाइम भी वह लड़का नीरज उसे नहीं दिखाई देता है। अब गीता ने उसका घर तो नहीं देखा था, लेकिन इन सभी बातों को पेंडिंग में छोड़कर वह सीधा अपने घर पहुंच जाती है और घर जाकर जैसी देखती है तो वहां पर नीरज के साथ साथ नीरज का पिता भी था और वो आकर गीता के सामने हाथ जोड़ता है। कहता है कि बेटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बच्चे को किताबें दी और मुझको एक नई राह दी। उसके बाद वो पूछने लगती है कि क्या हुआ आपको और किस वजह से मैंने आपको नई राह दी, मैंने तो बच्चे को केवल किताबें दी थी। तो वो कहने लगता है कि देखो मैं शराब पीने लगा था पत्नी के वियोग में, लेकिन जब बच्चा किताबों को लेकर घर पहुंचा तो उसके बाद मुझे पता चला कि बच्चे की पढ़ाई भी जरूरी है, तो मैंने इसका एडमिशन करा दिया है। लेकिन ये काफी दिनों बाद पढ़ने लिखने के लिए बैठा है ना, तो आप इस पर थोड़ा बहुत फोकस कर देना क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेहनत करके पैसा मैं
लगा दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए आप इसे पढ़ा देना और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। इस बात को सुनकर गीता भी हामी भर लेती है, क्योंकि यह पूरी के पूरी कहानी पूरी तरह से गीता को भावुक कर देती है, क्योंकि वो लोग भी मुसीबतों से गुजर रहे थे। इसके बाद गीता उस बच्चे को पढ़ाने लगती है और यहाँ पर जो नीरज होता है वह भी दिल लगाकर पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे जो गीता होती है वह उसको काफी ज्यादा होशियार बना देती है और स्कूल के अंदर जब नीरज की परफॉर्मेंस देखी जाती है तो टीचर भी उसको एक क्लास जंप करा देते हैं और उसका एडमिशन डायरेक्ट दूसरी क्लास में करा देते हैं 6 महीने के अंदर ही। नीरज अब दिल लगाकर पढ़ाई करता है और धीरे धीरे जो गीता होती है वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई को कंप्लीट कर लेती है और उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद जो गीता होती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती है और साथ में उस बच्चे को भी पढ़ाया करती है। लेकिन बच्चा जैसी 5वीं क्लास को क्रॉस करता है तो उसके बाद वह आना बंद कर देता है, क्योंकि अब उसके पिता अच्छा खासा कमाया करते हैं और उसको उन्होंने एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला दिया है, क्योंकि वहां पर उसके पिता ने उसे हॉस्टल दिला दिया था, तो वहीं पर रहकर वो पढ़ाई करेगा और वहीं पर रहेगा। पिता दिन रात एक करके मेहनत करता है और जब गीता को यह बात पता चलती है तो उसे बड़ी शांति होती है कि यह तो बड़ा ही अच्छा हुआ, बच्चे की जिंदगी संवर गई। इसके बाद गीता अपनी जिंदगी को सुलझाने में लग जाती है और यहाँ पर जब उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो वह पोस्ट ग्रेजुएशन को डिस्टेंस एजुकेशन से करती है और साथ में एक स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने लगती है। अच्छी तरह से वो बच्चों को पढ़ाया करती, वहां से भी पैसे आया करते और साथ में उस होटल में जाकर भी काम किया करती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ गीता जो होती है वो शादी की हो जाती है और जब उसकी माँ उससे शादी के लिए बोलती है तो गीता साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि माँ आपकी तबीयत भी खराब है और छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर काबिल भी बनाना है। अगर मैं अपनी शादी कर लूंगी तो उसके बाद छोटे भाई की पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है और आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा। मैं अपनी शादी नहीं करूंगी, पहले मैं अपने छोटे भाई को कामयाब कर दूं और उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। लेकिन जो माँ होती है वह उसे बार बार समझाती है, कहती है कि बेटी ऐसा नहीं किया करते, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है और इस तरह से व्यतीत नहीं होगी। गीता मना कर देती है साफ साफ और कहती है कि नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय में जो गीता का छोटा भाई होता है वह पूरी तरह से कामयाब हो जाता है और गीता इसी काम को अब तक भी करती रहा करती है। कामयाब होने के बाद जो गीता का छोटा भाई होता है वह एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग जाता है और अब अच्छा खासा रुपया पैसा कमाया करता है। जब गीता देखती है कि उसका छोटा भाई अच्छा पैसा कमाने लगा है तो वह खुद भी मेहनत करती है और उसके भाई के पैसों को भी एकत्रित करती है और उन पैसों को इकट्ठा करके अपने छोटे भाई की एक लड़की से शादी करा देती है, जिस लड़की का नाम होता है सीमा। अब सीमा दुल्हन बनकर घर के अंदर तो आ जाती है, लेकिन सीमा का व्यवहार बिल्कुल बेकार था और जैसे वो घर के अंदर आती है तो इसके बाद गीता से लड़ाई करने लगती है और छोटी छोटी बातों को लेकर उसे ताना मार दिया करती। जब गीता की माँ इस बात को देखती है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि उनकी बेटी ने अपने भाई की जिंदगी के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी आकर उसका बिल्कुल भी आदर सम्मान नहीं किया करती। इसके बाद जो गीता की माँ होती है वह इस बात को अपने बेटे से कहती है, लेकिन बेटा अब तक पत्नी के प्रेम जाल में पूरी तरह से फंस चुका था और उसे भी अपनी पत्नी की बातों में कोई भी बुराई नहीं दिखाई देती। माँ उसको बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि माँ कोई बात नहीं, कह दिया तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। वैसे भी दीदी सच में ही यहाँ पर तो रहा करती है हमारे ऊपर, अपनी शादी करके अपने घर चली जाती तो कम से कम खर्चा कम होता। अब इस बात को सुनकर माँ को इस बात का बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि उसकी बेटी ने परिवार के लिए अपनी जिंदगी खराब कर ली है, लेकिन उसके भाई को उसका बिल्कुल भी गुण एहसान नहीं है। ये बात माँ को अंदर तक हिला देती है और उसके बाद वह किसी से बिना कुछ कहे अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। जब बेटी गीता वापस लौटती है और देखती है कि माँ इतनी जल्दी बिस्तर में तो नहीं लेट सकती, क्योंकि वह आने का वेट किया करती थी और उससे बात करके जब लेटा करती थी। अब जैसे ही गीता कमरे के अंदर जाती है तो अपनी माँ से बात करने लगती है और बातों ही बातों में जो माँ होती है पूरी के पूरी बात गीता को बता देती है। जब गीता इस बात को सुनती है तो उसे भी इस बात पर बड़ी हैरानी होती है और उसके बाद वह कहती है कि माँ कोई बात नहीं, छोटा है मुझसे, कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे भाई की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। ऐसा कहकर वह तो माँ को आश्वासन दे देती है, लेकिन माँ इस बात को अंदर ही अंदर गहन सोच विचार करती है और उसी रात उसको हार्ट अटैक होता है और उसके बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दूसरे दिन सुबह उठकर जैसे गीता अपनी माँ को देखती है कि माँ अभी तक बिस्तर से नहीं उठी है तो वह उसके पास जाती है और उसे देखते ही एकदम से उसकी चीखें निकल जाती हैं। जब वह फूट फूट कर रोने लगती है तो कुछ अड़ोस पड़ोस वाले और उसका भैया और उसकी भाभी दोनों आ गए थे और वहां पर वह जब माँ को देखते हैं तो उन्हें इस बात का ज्यादा दुख नहीं होता, बस वो थोड़े से शांत हो जाते हैं। इसके बाद माँ का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन गीता के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि भैया भाभी की वजह से माँ इस दुनिया को छोड़कर गई है। उसके बाद जो गीता होती है उनका घर छोड़ देती है और घर छोड़कर अलग से किराए पर रहने लगती है। कहती है कि भैया भाभी मैं आपके ऊपर बोझ ही तो हूं ना, लेकिन मैं आज से आपके पास बिल्कुल नहीं रहूंगी और मैं अपने जीवन को अलग से व्यतीत करूंगी। ऐसा कहकर जो गीता होती है वह एक किराए का कमरा लेती है और उसी के अंदर रहने लगती है। यहाँ पर वह अकेलेपन में अपनी जिंदगी को बिताने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक और झटका लगता है। जिस मालिक का वो होटल होता है वह मालिक इस दुनिया को छोड़कर चला
चला जाता है और उसका जो बेटा होता है वह विदेश में रहा करता है और वहीं से वह इस होटल को बेच देता है। अब जिस होटल में गीता काम किया करती थी उसको दोबारा से रेनोवेट किया जाता है, लेकिन वहां पर अब गीता को नौकरी नहीं दी जाती है और कहा जाता है कि अब यहां पर प्रोफेशनल लोग रहेंगे, तुम जैसे लोगों की यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है। अब गीता उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी और उसी से अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ जो गीता होती है उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी है, क्योंकि अब उसकी उम्र लगभग 40 साल हो गई है। बीमार हालत में वह अपने बिस्तर में पड़ी पड़ी अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को सोच रही थी जब उसकी मां ने कहा था कि बेटी तू अपनी शादी कर ले, बहुत लंबी जिंदगी ऐसे व्यतीत नहीं होगी, और उन्हें सोच सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके आंखों के आंसुओं को पहुंच सके और उससे बातचीत कर सके। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही गीता उठकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक लड़का खड़ा हुआ था जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल रही होगी और वह काफी ज्यादा अच्छे कपड़ों में था। उसके पीछे उसकी गाड़ी भी खड़ी हुई थी और उसके साथ एक महिला थी जो शायद उसकी पत्नी थी। अब जैसे ही गीता उस लड़के को देखती है तो पूछने लगती है कि भाई तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो। तो उसके बाद वह लड़का मुस्कुराने लगता है और कहता है कि दीदी शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं नीरज हूं जिसको आपने बचपन में किताबें दी थी। इस बात को सुनकर गीता एकदम से उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि नीरज बेटा तू इतना बड़ा हो गया। तो उसके बाद कहता है नीरज हाँ दीदी मैं इतना बड़ा हो गया और यह है मेरी पत्नी। हम लोग दरअसल दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर मेरे पिताजी ने रोजगार स्टार्ट किया था और वो रोजगार अब काफी अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। मैंने बड़ा होने के बाद पढ़ाई लिखाई करके पिता के रोजगार को संभाला और उसको और बड़ा कर दिया है। मेरे पिताजी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और अंतिम समय में उन्होंने तुम्हें याद किया है, वरना मैं तो पूरी तरह से भूल ही गया था। तो इसके बाद मैं सीधा तुम्हारे घर आया, लेकिन वहां से पता चला कि तुम अपने घर में नहीं रहा करती हो और उन लोगों ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया। अब यहाँ पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऐसा कहकर जो नीरज है उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन गीता उससे मना करती है, कहती है कि बेटा मेरी तबीयत खराब है और मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तो उसके बाद नीरज कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तबीयत खराब है तो मैं आपका इलाज करवा दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। इस बात को सुनकर गीता ना चाहते हुए उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों पति पत्नी के साथ वह गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ पर जो नीरज की पत्नी होती है वह उसके पैर छूती है और कहती है कि पूरे रास्ते में ये आपके बारे में मुझे बताते हुए आए हैं कि अगर आप नहीं होती तो आज ये लोग इस हालत में नहीं होते। अब इस बात को सुनकर जो गीता होती है मुस्कुराने लगती है, कहती है कि ऐसा नहीं है, ये तो इसकी ही मेहनत है, अगर ये मेहनत नहीं करता तो मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। इसके अंदर ललक थी और इसी वजह से ये आज इतने बड़े मुकाम को हासिल कर चुका है। इसके बाद जो नीरज होता है वह मुस्कुराने लगता है और ढेर सारी बातें उन दोनों के बीच में होती है। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद जो यहाँ पर नीरज होता है वह गीता को लेकर अपने घर में पहुंच जाता है, जहां पर उसका बुजुर्ग पिता बीमार पड़ा हुआ है। उसके चारों तरफ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और यहाँ पर जैसे वो गीता को देखता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गीता भी जाकर कहने लगती है कि अंकल जी क्या हुआ, आपको क्या परेशानी है। तो जो नीरज का पिता होता है वह कहता है कि बेटी अब तक मैंने अपने बच्चे को खूब अच्छे संस्कार दिए, लेकिन मैं तुम्हारे उस एहसान को नहीं भुला पाया कि अगर तुम हम पर एहसान नहीं करती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मेरा अंतिम समय आ गया है और मुझे ये लग रहा है कि बच्चों की देखरेख कौन करेगा, और तुम ऐसा करो अपने परिवार के साथ यहीं पर शिफ्ट हो जाओ और इसी घर के अंदर रह लेना, क्योंकि ये घर काफी ज्यादा बड़ा है और तुम भी आराम से यहाँ पर रह सकती हो और मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन दोगी मेरे जाने के बाद भी। इस बात को सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि किसी दिन उसकी माँ ऐसी उससे 2-4 बातें कहकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और अब यहाँ पर नीरज के पिता भी ऐसी बातें कह रहे हैं। उसके बाद उनको हौसला देती है, कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी थोड़ी देर में जो नीरज के पिता होते हैं इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाते हैं, मानो कि आखिरी में वो गीता से बात करना ही चाहते हों। अब जैसे ही नीरज के पिता की मौत होती है तो उसके बाद एकदम से नीरज और उसकी पत्नी भी फूट फूट कर रोने लगते हैं और यहाँ पर माहौल पूरा गमगीन हो जाता है। उसके बाद नीरज के पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है और जैसे ही कुछ दिनों बाद गीता यहाँ से जाने के लिए कहती है तो नीरज उसे रोक लेता है, कहता है कि दीदी पिताजी ने आपसे जो कहा था उस बात को कर लो और आप यहीं पर हमारे साथ रहो, क्योंकि मुझे पता चला है कि जब आप अलग से रहा करती हो, आपने शादी भी नहीं की है, तो हमारे साथ रहने में कौन सा हर्ज है। इसी घर के अंदर रहो और हमें अपने बच्चे समझकर पाल पोस कर हमें अच्छा मार्गदर्शन दो। इस बात को सुनकर गीता थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद नीरज को अपने गले से लगा लेती है, कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके यहीं पर रहूंगी और आपको अच्छे से मार्गदर्शन दूंगी। और जब यह बात गीता के भैया भाभी को पता चलती है तो वो लोग भी एक बार उसके पास आते हैं, क्योंकि अब गीता बहुत बड़े घर में रहा करती है और यहाँ पर जिसके घर में वो रहा करती है उसकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो वह लोग गीता से सिफारिश करने के लिए आए थे कि वह अपने भाई को एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी दिला दे, अच्छी सी पोस्ट पर, ताकि उसकी सैलरी ज्यादा हो सके। लेकिन यहाँ पर गीता उसे धमका कर वहां से भगा देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर बोझ थी ना, तो मेरे पास यहाँ पर आने का क्या जरूरत है। यहाँ पर नीरज कहने लगता है कि अगर आप कहो
तो मैं इसको नौकरी दिला देता हूँ, लेकिन गीता साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं बेटा, इसके ऊपर मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन इसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तो इसको नौकरी दिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको इसके हाल पर छोड़ दो। ऐसा कहकर गीता मना कर देती है और वो लोग आज तक भी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।